दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी चीज को मन से चाहो और अगले ही दिन वह सच हो जाए? आपका क्या रिएक्शन होगा? कहीं आप खुशी से पागल तो नहीं होंगे ना? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। दरअसल इस मूवी की स्टोरी ही कुछ ऐसी है। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या होगा। माना कि ये लव स्टोरी है, लेकिन ऐसी लव स्टोरी आज तक किसी मूवी में नहीं देखी होगी। इस मूवी के हर एक सेकंड को आप एंजॉय करोगे। बोर होने का तो नाम ही नहीं है। जब यह मूवी खत्म होगी, आपकी आंख में आंसू और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान होगी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बॉय और गर्ल से। जब वे नींद से जगते हैं तो पता नहीं वे खुद को रोता हुआ पाते हैं। वो अजीब सा सपना जिसे वे हर रोज देखते हैं, जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो, और वे उस शख्स और उस चीज को हर रोज तलाशते हैं। और यह एहसास उन्हें तब शुरू हुआ जब उस दिन आसमान से तारे टूटने लगे, जैसे वो कोई सपना देख रहे हो, जैसे कोई एक खूबसूरत सा नजारा। और फिर उस दिन के बाद मित्सुहा, जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है, वह अपने सपने से बाहर आकर अचानक नींद से जगती है और फिर अजीब तरह की हरकत करती है, मानो वह गर्ल नहीं एक बॉय हो। हालांकि फिर उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और उससे नाश्ता तैयार है कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और जब मित्सुहा नाश्ते के लिए आती है तो उसकी दादी कहती है, आज ठीक ही लग रही हो। पर मित्सुहा को कुछ समझ में नहीं आता है। दरअसल मित्सुहा की मोम अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता भी उनसे दूर चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे, लेकिन अब वे शहर के मेयर बनना चाहते हैं और अब उनकी देखभाल उसकी दादी करती है। खैर, इसी बीच टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के बिल्कुल नजदीक से होकर एक कॉमेट यानी धूमकेतु गुजरेगा। यह धूमकेतु 1200 सालों में एक बार दिखाई देती है। हालांकि फिर मित्सुहा और उसकी छोटी बहन अच्छे से सज सवर कर अपने अपने स्कूल के लिए निकलती है, जबकि रास्ते में सायाका और कात्सुहिको भी वहाँ पहुँचते हैं। और कात्सुहिको मित्सुहा से कहती है, आज तो तुम ठीक से बाल बनाकर आई हो, जबकि सायाका मजाकिया अंदाज में मित्सुहा से कहता है, तुम्हारे दादी जी ने तुम्हारे ऊपर के साये को भगा दिया क्या? यह कहकर वे आपस में बात करते हुए स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ क्लास में मित्सुहा जब अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है, हु आर यू? आखिर तुम हो कौन? और फिर इसी बीच टीचर मित्सुहा को गहरी सोच में देखकर जोरों से उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर मित्सुहा झट से स्टैंड होती है। और फिर टीचर मित्सुहा से कहती है, अच्छा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? और यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। और इस तरह लंच के दौरान कात्सुहिको मित्सुहा के बीते हुए दिन के बारे में जिक्र करती है और उसे बतलाती है कि तुम्हें तो कल अपना नाम भी याद नहीं था और तुमने अपने बाल भी ठीक से बनाए नहीं थे। और यह सुनकर मित्सुहा चौंकते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपने में हूँ और किसी और की जिंदगी जीती हूँ। और यह सुनकर कात्सुहिको और सायाका मित्सुहा का मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं, जिससे मित्सुहा काफी परेशान होती है। और फिर स्कूल छुट्टी होते ही वे वापस अपने घर की ओर लौटते हैं, जहाँ ट्रेन हर 2 घंटे में आती है। दुकानें जल्द ही बंद हो जाती है। ना ही शहर में कोई बुक स्टोर है और ना ही कोई कैफे है। ये बात करते हुए मित्सुहा घर चली जाती है, जबकि कात्सुहिको और सायाका कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं। फिर अगली सुबह दादी मित्सुहा और उसकी छोटी बहन को धागों के जरिए सिलाई और बुनाई करना सिखाती है। और फिर शाम होते ही मित्सुहा को एक रस्म पूरी करनी होती है, जो उसके पुरखों की सबसे पुराने रीति रिवाज है। दरअसल मित्सुहा कुछ चावल चबाकर उसके रस को एक छोटी सी डिब्बे में बंद करती है, और सबके सामने ऐसा करना मित्सुहा के लिए बहुत अजीब होता है। खैर, रस्म पूरी करके मित्सुहा अपनी बहन के साथ उस डिब्बे को एक पवित्र जगह पर रखने के लिए घर से बाहर निकलती है और रास्ते में अपनी छोटी बहन से बात करते हुए अपने आप से ही कहती है, मुझे यह सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस जगह और जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे एक अच्छा सा बॉय बनाना, कहकर वह गुस्से में जोरों से चिल्लाने लगती है। और फिर अगली सुबह मित्सुहा जब नींद से जगती है तो वह अपने आप को ताकी नाम के एक बॉय के रूप में पाती है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुहा यह देखकर हैरान होती है कि सचमुच में वह पूरी तरह एक बॉय में बदल गई है और उसे पूरा विश्वास है कि यह एक सपना है। हालांकि फिर जब वह स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वह टोक्यो के उस सुंदर और हाईटेक शहर को देखकर आश्चर्य होती है और उसे लगता है वह सपने में नहीं है। फिर मित्सुहा स्कूल पहुंचकर ताकी के दोस्तों से मिलती है, क्योंकि वह अब ताकी के बॉडी में है, तो उसे ताकी के दोस्तों से बातें करने में थोड़ी शर्म आने लगती है। और फिर उसे उसके दोस्तों से पता चलती है कि ताकी एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम करता है। और फिर मित्सुहा स्कूल के बाद उस इटालियन रेस्टोरेंट पर चली जाती है और फिर मित्सुहा वहाँ एक कस्टमर के साथ बहस करने लगती है, लेकिन फिर मिस ओहेडुरा नाम की गर्ल आकर उसका बचाव करते हुए सब संभाल लेती है। हालांकि वह आदमी मिस ओहेडुरा के साथ बदतमीजी करता
करता है। चूँकि अब ताकी के अंदर मित्सुहा है तो वह मिस ओहिदुरा के फटे स्कर्ट को देखकर वह तुरंत एक सुंदर और आकर्षक बुनाई करके उसके स्कर्ट को ठीक कर देती है, और जिससे मिस ओहिदुरा मित्सुहा से यानी ताकी से काफी इम्प्रेस होती है। फिर वापस घर पहुंचकर मित्सुहा ताकी के फोन पर मिस ओहिदुरा की कुछ तस्वीरें देखती है और वह समझ जाती है कि ताकी मिस ओहिदुरा को पसंद करता है, और फिर तुरंत मित्सुहा उसे कुछ मैसेजेस सेंड करती है और फिर हाथों में कुछ लिख कर सो जाती है। और जब अगली सुबह होती है तो ताकि अपने हाथों में लिखे वर्ड्स और फोन पर भेजे मैसेजेस को रीड करके परेशान हो जाता है। और यही नहीं, वह स्कूल से वापस जब काम के लिए जाता है तो पिछले दिन के बातों को लेकर उसके दोस्त उससे बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस ओहिदुरा भी वहाँ आती है और वह ताकी को देखकर मुस्कुराती है। अब ताकी अंदर ही अंदर खुश तो हो गया, लेकिन आखिर यह हुआ कैसे, उस सोच में डूब जाता है। जबकि इधर मित्सुहा भी अपने नींद से जगती है तो वह भी अपनी हथेली पर लिखे वर्ड्स को रीड करके चौंक जाती है। हालांकि फिर अच्छे से सज धवज कर वह स्कूल चली जाती है तो वहाँ भी सभी उसे घूरने लगते हैं। फिर मित्सुहा की फ्रेंड उसे बताती है कि उसने पिछले दिन फिर से कुछ उटपटांग हरकतें की, और बस यह सुनते ही मित्सुहा स्कूल से भागती हुई वापस घर पहुंचकर जब वह अपने नोटबुक्स को रीड करती है तो मित्सुहा को यकीन ही नहीं होता है, जबकि इधर ताकी भी यह जानकर हैरान है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है। और फिर अचानक दोनों को पता चलता है कि वे अपने सपनों में एक दूसरे के बॉडी के जरिए जगह भी बदल रहे हैं, और बस यही से शुरुआत होती है इनकी रोमांचक से भरी एक शानदार लव स्टोरी। और इस तरह मित्सुहा को यह पता चल जाती है कि ताकी उसकी ही उम्र का एक बॉय है जो टोक्यो शहर में रहता है, और सप्ताह में 4 से 5 दिन वे एक दूसरे से शरीर बदलते हैं। सिर्फ 1 या 2 दिन रहने दे जब वे शरीर नहीं बदलते हैं, और बाकी के दिन यह सब तब होता है जब वे सो जाते हैं। यहाँ तक कि जगह बदलने के बाद उन्होंने क्या क्या किया वो उन्हें ना के बराबर याद रहती है। हालांकि उनके आसपास के बदलावों से उन्हें सब पता चलने लगता है। इसलिए मित्सुहा और ताकी पूरे दिन का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ नियम बनाते हैं। ऐसा इसलिए कि जब वे एक दूसरे के बॉडी के जरिए जगह बदले तो किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो और इस परेशानी का मिलकर वे सामना कर सके और जल्द से जल्द इसका कोई इलाज भी खोज निकाले। लेकिन दिनों दिन वे एक दूसरे के बॉडी के जरिए खूब सारी मस्ती करते हैं। मित्सुहा टोक्यो शहर में ताकी के खूब सारे पैसे खर्च करती है, जबकि इधर ताकी सिलाई और बुनाई के काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। हालांकि फिर ताकी स्कूल में मित्सुहा के दोस्तों के साथ खूब मजे करता है और स्पोर्ट्स पर भी अच्छा करके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जिससे मित्सुहा स्कूल में काफी मशहूर हो जाती है। खैर, यह जानकर मित्सुहा ताकी को उसके जिंदगी से बदलाव ना करने के लिए कहती है। हालांकि यह बात सुनकर ताकी भी मित्सुहा को यही सलाह देता है, और फिर दोनों गुस्से में एक दूसरे से कहते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने दो। और इस तरह फिर अगली सुबह जैसे ही मित्सुहा नींद से जगती है, उसे तुरंत उसकी छोटी बहन का बुलावा आता है। दरअसल आज उन्हें अपने पूर्वजों के एक पवित्र जगह पर जाना है जो उनके घर से काफी दूर होता है, और इसलिए ताकि जो मित्सुहा के शरीर में है वह दादी को अपने पीठ पर उठा लेता है। फिर रास्ते में दादी उनसे मुसुबी के बारे में जिक्र करती है और बतलाती है कि मुसुबी एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। सिलाई और बुनाई करना मुसुबी है, लोगों का तालमेल और समय का बहाव भी मुसुबी है। कहकर दादी मित्सुहा और उसकी छोटी बहन को मुसुबी के बारे में बतलाती है। फिर वे कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, और इस तरह बात करते हुए मित्सुहा और उसकी छोटी बहन दादी के द्वारा लाए भेंट को लेकर पूर्वजों के उस पवित्र जगह पहुंच जाते हैं। दरअसल वह जगह उनके एक देवता का कब्र होता है, जिसे दादी मित्सुहा को पाताल लोक का रास्ता भी बतलाती है, और फिर वह मित्सुहा को एक चीज देकर उसे वहां रखने के लिए कहती है। और इस तरह वापस घर लौटते वक्त मित्सुहा की छोटी बहन मित्सुहा को एक सुंदर दृश्य का नजारा दिखाकर उससे धूमकेतु के बारे में जिक्र करती है, और जिसे सुनकर मित्सुहा कुछ कहे कि तभी दादी मित्सुहा से कहती है, तुम अभी भी कोई सपना देख रही हो ना? और फिर अचानक यह सुनते ही ताकि अपने सपनों से बाहर आकर रोते हुए नींद से जगता है। खैर, वह मोबाइल पर कुछ मैसेजेस देखकर तुरंत भागते हुए मिस ओहिदुरा के पास जाता है। दरअसल मित्सुहा ने ही मैसेजेस के जरिए मिस ओहिदुरा से डेट के लिए पूछा, और अब मित्सुहा ताकी के लिए यह करके अंदर से बुरा फील करने लगती है। यहाँ तक कि उसके आंख से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि शायद वह ताकी को अब पसंद करने लगी थी। जबकि इधर ताकी डेट पर शर्मीले अंदाज में मिस ओहिदुरा के साथ समय गुजारने लगता है। हालांकि उसे क्या बात करना है उसे पता नहीं होता है, और यह बात मित्सुहा अच्छे से जानती है, और इसीलिए उसने ताकी के फोन पर कुछ मैसेजेस लीव कर दिए थे, जिसे रीड करने के बाद ताकी को लगता है कि वह उसका मजाक बना रही है।
खैर इसी बीच ताकी को उस जगह पर इटिमुरी की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसे उसने मित्सुहा के बॉडी के जरिए देखे थे, और वह उस तस्वीर को देखकर उसमें खो जाता ही है कि तभी मिस ओहिदुरा उसे टोकते हुए कहती है, आज तुम नहीं कोई और हो। कहकर वह वापस घर की ओर लौट रहे होते हैं कि तभी मिस ओहिदुरा ताकी से फिर कहती है, अगर तुम्हारे मन में कोई और गर्ल है तो मुझे बता दो। पर यह सुनकर कंफ्यूज होते हुए ताकी मिस ओहिदुरा को मना कर देता है। फिर मिस ओहिदुरा ठीक है, फिर कल मिलते हैं कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद ताकी अपने फोन पर मित्सुहा के मैसेजेस को फिर से रीड करता है, जिसमें लिखा होता है, जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक धूमकेतु के दिखने का समय भी हो जाएगा। हालांकि यह रीड करके ताकी को समझ में नहीं आता है कि मित्सुहा उससे क्या कहना चाहती है, और फिर ताकी मित्सुहा को कॉल करता है। लेकिन इधर मित्सुहा उस शाम दिखाई देने वाली धूमकेतु को देखने के लिए बहुत अच्छे से सज संवर कर अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। दरअसल उसने अब अपने बाल छोटे कर लिए थे, और यह देख कात्सुहिको और सायाका सोचते हैं कि वो दुखी है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। खैर तभी मित्सुहा उन्हें आवाज लगाती है, और जब वे वहाँ पहुँचते हैं कि तभी मित्सुहा देखती है कि धूमकेतु टूट रहे हैं, और फिर अचानक धूमकेतु बिल्कुल उसके नजदीक आ जाती है। जबकि इधर ताकी मित्सुहा के पास फोन न लगने पर वह सोचता है कि जब वे अगली बार शरीर बदलेंगे तो वह अपने और मिस ओहिदुरा के डेट के बारे में उसे बतलाएगा। लेकिन उस दिन के बाद ताकी और मित्सुहा ने कभी अपने शरीर बदले ही नहीं, और ताकी अब बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि मित्सुहा के पास ना ही उसका कॉल जा रहे थे और ना ही कोई मैसेजेस, और इस तरह ताकि हर दिन मित्सुहा और उसके शरीर के जरिए देखे उस जगह के याद में पूरी तरह डूब जाता है। इतना कि वह अपने यादों को पेपर पर ड्रॉ करने लगता है, बस करता ही जाता है, और फाइनली वह अपने यादों को मिलाकर कुछ तस्वीरें ड्रॉ कर ही लेता है। और फिर सुबह होते ही ताकी टोक्यो से निकलकर मित्सुहा से मिलने का फैसला करता है। लेकिन उसके मना करने के बावजूद सुकासा और मिस ओहिदुरा भी स्टेशन पर आ जाते हैं। दरअसल सुकासा ताकी का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, इसलिए उसने जाने से पहले इसकी जानकारी सुकासा को दी। लेकिन सुकासा मिस ओहिदुरा को भी अपने साथ ले आता है। खैर अब ताकी मिस ओहिदुरा को अपने सपने के बारे में सारी बातें खुलकर बताता है, और जिसे सुनकर मिस ओहिदुरा ताकी से कहती है, क्या तुम्हें पता भी नहीं वो कहाँ रहती है? बस तुम एक तस्वीर के जरिए उससे मिलने जा रहे हो। और फिर यह बात करते हुए वे वहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन ताकी द्वारा ड्रॉ किए हुए तस्वीर से कोई यह नहीं बता पा रहा था कि आखिर वह कौन सी जगह है और कहाँ है, या फिर वह जगह है भी या नहीं। यह सोचकर ताकी परेशान तो था ही, लेकिन मिस ओहिदुरा और सुकासा को मजे करते देख ताकी और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वे एक होटल पर नाश्ते के लिए जाते हैं, जहां एक लेडी और उसका पार्टनर ताकी के उस तस्वीर को देखकर कहते हैं, यह तो इटिमुरी शहर है। और बस यह सुनकर ताकी, हाँ इटिमुरी यही तो शहर है, कहकर वह खुश होता ही है कि फिर उसे पता चलता है कि इटिमुरी शहर तो 3 साल पहले ही धूमकेतु की वजह से तबाह हो चुकी है। और यह सुनकर ताकी सीधे उस जगह पर पहुंचता है, और अपने आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद उसे यकीन ही नहीं होता है। फिर ताकी अपने फोन पर मित्सुहा के द्वारा भेजे गए मैसेजेस निकालता है, लेकिन वह भी गायब हो जाते हैं, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। अब सुकासा भी ताकी से कहता है, ताकि यह तुम्हारी गलतफहमी थी, लेकिन ताकि यह मानने को तैयार ही नहीं होता है। वही जगह, वही स्कूल के बिल्डिंग्स और वही नजारा जिसे वह सपने में देखे थे, सब कुछ सही होता है। इसलिए वह फिर अपने दोस्तों के साथ इटिमुरी शहर और उस धूमकेतु की वजह से मरे हुए लोगों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है। और फिर ताकी यह जानकर हैरान होता है कि उसने तो 2-3 हफ्ते पहले ही मित्सुहा से बातें की, तो फिर मरे हुए लोगों में मित्सुहा और उसके दोस्तों के नाम लिस्ट में कैसे है। और यह सोचकर ताकी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि इधर सुकासा मिस ओहिदुरा से ताकी के सपनों के बारे में पूछता है, तो मिस ओहिदुरा कहती है, ताकी मुझे पसंद है, वह मुझसे अच्छे से पेश आता है। हाँ, वो मुझसे जो कहना चाह रहा है वह मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वह किसी से मिला और उसने उसे बदल दिया। कहकर मिस ओहिदुरा सुकासा से कहती है कि ताकी पर मुझे भरोसा है, वह जो भी कर रहा है सही है। और यह कहकर फिर मिस ओहिदुरा फ्रेश होकर ताकी के पास आती है, और एक बुक पर सिलाई और बुनाई को देखकर उसके बारे में वह ताकी से बात करती ही है कि तभी ताकी अपने हथेली में एक बुनाई किए हुए धागे को देखता है। वह याद करने की कोशिश करता है उसे किसने दिया, पर उसे याद नहीं आती है। खैर फिर काफी रात हो जाती है और वे आराम करते हैं, लेकिन फिर सुबह होते ही मित्सुहा की आवाज सुनकर ताकी अचानक नींद से जगता है, और फिर मिस ओहिदुरा और सुकासा के पास एक नोट रखकर वह अकेला ही उस जगह की खोज में निकल जाता है जहां मित्सुहा के पूर्वजों का वो पवित्र जगह है।
और फिर जैसे ही ताकि उस जगह पर पहुंचता है, उसे यकीन हो जाता है कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था बल्कि हकीकत है। फिर ताकि उस पवित्र जगह के अंदर जाता है जहां उसके और मित्सुहा के द्वारा रखा मुसीबी उसे मिलता है। फिर ताकि बिना देरी किए मित्सुहा वाली मुसीबी को खोलकर जैसे ही उसे पिता है, वह अचानक समय को बदलकर फिर से मित्सुहा के समय में वापस चला जाता है और मित्सुहा के बचपन से लेकर अब तक की सारी दृश्य उसे साफ साफ नजर आने लगते हैं। यही नहीं, ताकि धूमकेतु को गिरते हुए देख जोरों से चिल्लाने लगता है, मित्सुहा भागो, वहाँ से जल्दी भागो। और फिर यह चिल्लाते हुए अचानक ताकि नींद से जग जाता है और इस तरह एक बार फिर से ताकि मित्सुहा के बॉडी में वापस आ जाता है। दरअसल आज वही दिन है जब धूमकेतु इतिमुरी के शहर से आकर टकराएगी और अब ताकि जो मित्सुहा के शरीर में है तो उसे सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है और वह तुरंत इसकी खबर कात्सुहिको और सायाका को देता है और उनसे कहता है, हमें इतिमुरी के शहर के लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना होगा। हालांकि यह सुनकर कात्सुहिको, जो मित्सुहा की सबसे अच्छी दोस्त है, उसे मित्सुहा पर विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन जब सायाका, जिसे इन चीजों पर दिलचस्पी होती है, वह इतिमुरी के उस पवित्र जगह को दिखाते हुए सायाका को बताता है कि यह जगह सालों पहले किसी धूमकेतु के गिरने की वजह से ही बना है और 1200 सालों में एक बार फिर ऐसा ही होगा, यह पॉसिबल है, कहकर सायाका और ताकि कात्सुहिको को भरोसा दिलाते हैं और फिर एक प्लान के मुताबिक शहर के दूर संचार केंद्र यानी स्पीकर को हैक करके शहर में एक बम विस्फोट होने वाली है, ये झूठी खबर देकर वे सभी लोगों को शहर से दूर स्कूल के कैंपस में लाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि स्कूल धूमकेतु के खतरों के सीमा रेखा से बाहर होता है। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें शहर के मेयर से परमिशन लेने की जरूरत होती है और उस शहर का मेयर कोई और नहीं बल्कि वे खुद मित्सुहा के डैड है। और जब मित्सुहा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है तो वह उसे पागल कहते हुए मना कर देते हैं और फिर ताकि गुस्से में उनका कॉलर दबोच लेता है और फिर क्या, उनके सभी प्लान पर पानी फेर जाता है। अब ताकि सोचने लगता है, मैंने ये क्या कर दिया, यह सब मेरी वजह से हुआ, मित्सुहा होती तो वह लोगों को कैसे बचाती। यह सोचकर ताकि फिर मित्सुहा की छोटी बहन को देखता है और उसे सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता ही है कि तभी कात्सुहिको और सायाका भी वहाँ पहुँचते हैं और वे उनसे पूछते हैं, क्या तुमने अपने डैड को मना लिया? तो मित्सुहा यानी ताकि सोच में डूब जाता है और फिर अचानक ताकि को कुछ मेमोरीज याद आती है और वह तुरंत सायाका के साइकिल से सीधे उन ऊंची जगह की ओर जाने लगता है। दरअसल उसे याद आता है कि मित्सुहा 3 साल पहले उससे तब मिलने आई थी जब उसे कुछ याद भी नहीं था और उस समय उसे सपने आते ही नहीं थे। खैर, अब ताकि को सब कुछ समझ में आ गया है और वह गिरते पड़ते भागते हुए किसी तरह से वह उनके पूर्वजों के उस पवित्र जगह पर पहुंच जाता है जहां अब भी मित्सुहा उसके शरीर में है, लेकिन अब दोनों अपने अलग अलग टाइम में है। ताकि जो अभी मित्सुहा के शरीर में है वह धूमकेतु गिरने के पहले के टाइम में है, जबकि मित्सुहा जो अभी ताकि के शरीर में है वह धूमकेतु के गिरने और इटिमुरी के तबाह होने के बाद के समय में है। खैर, दोनों एक दूसरे की आवाज सुन तो रहे थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। हालांकि फिर सूरज डूबते ही जब वे फिर से अपने अपने शरीर में वापस आते हैं तो वे एक दूसरे को दिखाई देने लगते हैं और फिर मित्सुहा ताकि को देखकर बिल्कुल उसके नजदीक जाकर रोने लगती है, जबकि ताकि मित्सुहा को बताता है कि वह टोक्यो से इटिमुरी सिर्फ और सिर्फ उससे ही मिलने आया है। और यह सुनकर मित्सुहा कहती है, कैसे? मैं तो मर गई थी, फिर यह कैसे हुआ? तो ताकि बताता है उसने उसका रखा हुआ वह मुसीबी पे गया और जिससे समय रेखा बदल गई। और यह सुनकर मित्सुहा हैरान होते हुए उसे पागल ठरकी कहने लगती है। हालांकि फिर मित्सुहा की नजर अपने उस हेयर रिबन पर जाती है जिसे उसने सालों पहले ताकि को दिए थे और अब तक ताकि ने उसे संभाल कर रखे हुए है। फिर हेयर रिबन को मित्सुहा ताकि से लेकर उसे अपने बालों पर बांधती है और फिर वह ताकि से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो ताकि शर्माने लगता है और वे इस तरह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर उस गिरते हुए धूमकेतु पर जाती है जो आज रात ही इटिमुरी के शहर से टकराने वाली है। और फिर यह देखकर ताकि मित्सुहा से कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। हालांकि इससे पहले कि वे एक दूसरे को भूल जाए, ताकि झट से मित्सुहा के हाथों में अपना नाम लिखता है, लेकिन मित्सुहा ताकि के हाथ पर अपना नाम लिख नहीं पाती है क्योंकि सूरज के पूरी तरह ढलते ही वे अपने अपने समय में फिर से वापस चले जाते हैं और इस वजह से एक बार फिर ताकि की यादें धुंधली हो जाती हैं
और वह फिर से इस सोच में डूब जाता है कि आखिर यहाँ वह किसे तलाश रहा है, जबकि इधर मित्सुहा अपने शरीर में वापस आने के बाद भी उसे सब कुछ अच्छे से याद रहती है। और फिर वह भागती हुई सायाका के पास पहुँचती है और वे प्लान के मुताबिक एक जोरदार बम विस्फोट करके जानबूझकर जंगलों में आग लगाकर सभी को शहर से दूर स्कूल के कैंपस में ले जाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन मित्सुहा के डैड को यह पता चल जाता है और वे लोगों को यह जानकारी देते हैं कि सब कुछ सही है, सभी अपने जगह पर ही रुक जाए। जबकि इधर मित्सुहा टूटते हुए धूमकेतु को देखती है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, उस हर जगह से जहाँ से वह दिखाई दे रहा है। फिर मित्सुहा गिरते हुए उस धूमकेतु के बारे में बताने के लिए वह अपने डैड के पास पहुंचती ही है कि फिर अचानक धूमकेतु के उस जोरदार टक्कर से पूरा इटिमुरी शहर तबाह होकर तहस नहस हो जाती है और बचती है तो सिर्फ और सिर्फ ताकि की वह धुंधली यादें। और फिर ताकि उस धुंधली याद के जरिए वापस अपना शहर टोक्यो चला जाता है और इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। फिर ताकि अपने लाइफ में सेटल होने के लिए एक नौकरी की तलाश में वह इंटरव्यू भी देता है, लेकिन वह उस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि उसके फ्रेंड के पास जॉब के लिए कई सारे ऑफर्स होते हैं और वे ताकि के इंटरव्यू के बारे में जानकर उसका मजाक बनाते हुए वे उस पर हंसने लगते हैं कि इतने में वह अपने फोन पर मिस ओहिदुरा के मैसेजेस देखकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल अब मिस ओहिदुरा भी अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है और वह जाने से पहले ताकि से आखिरी बार मिलने आई थी। खैर, ताकि मिस ओहिदुरा से मिलकर उसे बताता है कि वह धूमकेतु वाली घटना को लेकर वह अब भी परेशान है। धूमकेतु ने इटिमुरी के आधे से ज्यादा शहर को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी लोग जिंदा बच गए और ज्यादातर लोग तो पहले से ही खतरे के क्षेत्र से बाहर थे। यह कैसे हुआ, यह कहकर वह मिस ओहिदुरा से बातें करता है और फिर शाम होते ही मिस ओहिदुरा चली जाती है, जबकि ताकि अब भी मायूस और उदास उस बारिश के मौसम में एक होटल पर जाकर अकेले ही ड्रिंक्स के मजे ले रहा होता है कि फिर पीछे से उसे सायाका और काहित्सुको की आवाज सुनाई देती है जो अपने शादी की बात कर रहे थे। उसे उनकी आवाज जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह उनसे कुछ कहे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ताकि भी होटल से निकलकर अपने घर की ओर लौट ही रहा होता है कि फिर रास्ते में एक गर्ल को देखकर रुक जाता है। उसे लगता है मैं उसे जानता हूँ, लेकिन फिर वह जैसे ही वापस आगे की ओर चलता है, वह गर्ल भी ताकि की तरफ पलटकर उसे जाते हुए देखती है। दरअसल वह मित्सुहा ही है जो टोक्यो के शहर में अपनी लाइफ जी रही है और अगली सुबह दोनों हर रोज की तरह अपने नींद से जागकर एक धुंधली याद को याद करते हुए एक दूसरे की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं और हर रोज की तरह दूसरे दिन भी मेट्रो में पहुंचते हैं। लेकिन उस दिन अचानक वे एक दूसरे को देख ही लेते हैं और बस अगले स्टॉप पर उतरकर वे एक दूसरे को पागलों की तरह तलाशने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागते, इधर उधर परेशान होते हुए और फिर आखिरकार वे एक दूसरे को खोज ही लेते हैं। फिर ताकि सर झुकाकर शर्मीले अंदाज में धीरे से आगे चलता है और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों के दिल में कुछ बेचैनी होती है, मानो कुछ हुआ। और फिर ताकि को रहा नहीं जाता और वह पलटकर मित्सुहा से कहता है, पहले हम मिल चुके हैं क्या? तो मित्सुहा धीमे आवाज में रिप्लाई करती है, हाँ शायद हम मिल चुके हैं। और बस यह कहते ही मित्सुहा के आंख से आंसू आने लगती है और फिर दोनों रोते हुए एक साथ कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? और इस तरह यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।